हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लेन। हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे थर्ड यूनिट की तरफ। हमारी थर्ड यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे आप देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वेव्स जिसके अंदर इलेक्ट्रिक नेचर भी है और मैग्नेटिक नेचर भी है। ठीक है, हम वो वाली वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये वाली यूनिट बड़े ही ध्यान से करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें हम डायरेक्ट यूज करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे कि ये कंडीशंस हैं, वो आप अभी के लिए ऐसे ही करेंगे क्योंकि आपके आगे आने वाली हायर क्लासेस में आप उनके रीजंस पढ़ेंगे कि क्यों ऐसे होता है। बट अभी यूनिट, क्योंकि अब ये आपके लिए एकदम ही बहुत ही एकदम हाई लेवल का आ गया यूनिट 3, तो आप घबराना मत। अच्छे से जो चीज जैसे जैसे बताई जाएगी आप वैसे ही करना। अगर कोई चीज डायरेक्ट बताई जा रही है तो उसके लिए हल्का सा रीजन बता दिया जाएगा, वो आप अभी के लिए ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो एक बार हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका, देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे लिखेंगे। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देयर आर 2 ऑसिलेटिंग वेरिएबल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B। मैंने सिर्फ सिंबल से डिनोट कर दिया है E और B से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये नॉर्मली आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, E क्या होता है? F अपॉन चार्ज। F क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। और आपका मैग्नेटिक फील्ड B क्या है? मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट पर यूनिट करंट एलिमेंट ही हम इसमें लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ाया था, उसमें हमने एक बड़ा सा वायर लिया था जिसके अंदर से करंट पास कर रहा है, और हम जब उसको स्टार्ट कर रहे थे करना था, हमने करंट एलिमेंट लिया था। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मल सी बेसिक सी छोटी सी डेफिनेशन हो गई है, जो क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें इलेक्ट्रिक नेचर भी है और मैग्नेटिक नेचर भी है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स परपेंडिकुलर टू E एंड B कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन आपकी ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे इस तरफ, इस डायरेक्शन के। मींस ऐसे होगा या इस तरह से परपेंडिकुलर होंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर होंगे, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होंगे, इसके साथ में नहीं होंगे। ठीक है, एग्जांपल विजिबल लाइट, यूवी लाइट, एक्सरेज एटसेट्रा। सिंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन एग्जिस्ट इन वैक्यूम ऑल्सो। अब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं या मैग्नेटिक फील्ड है वो वैक्यूम या फ्री स्पेस में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एग्जिस्ट कर सकती हैं फ्री स्पेस या वैक्यूम में। ठीक है, अब मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी भी होगी। तो जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? काइनेटिक। जैसे किसके इक्विवेलेंट होती है? पहले तो वो किसके, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है मैकेनिकल वेव्स में, वैसे ही मैग्नेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ठीक है, और ये स्टोर्ड होती है परमिएबिलिटी के थ्रू, कि कितना परमिशन दे रहा है कोई भी जो आपका मटेरियल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को अपने अंदर आने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसके इक्विवेलेंट है? जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है मैकेनिकल वेव्स में, एंड इट इज स्टोर्ड थ्रू कैपेसिटिव एलिमेंट। जो आपका कैपेसिटर होता है ना, आपने पढ़ा होगा आपने 11th-12th क्लास में कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, तो वो एनर्जी जो स्टोर होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंसीडर करो वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन है। किस में है? वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, और जो आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये जो मेरी है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये मेरी है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब क्या है? आगे बढ़ना, प्रोपेगेट कर रही है, प्रोपेगेशन ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है। तो अब यहाँ पे जो मैंने चीज बोली है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज परपेंडिकुलर टू ई एंड डी, तो मैं आपको ये शो कर रही हूँ कि किस तरीके से परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, ये आपकी कौन सी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस में। और अब मेरा एक्स एक्सिस में अगर ये प्रोपेगेट कर रहा है, मेरा मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, तो मेरी एक डायरेक्शन बची है परपेंडिकुलर, कौन सी, जेड। तो जेड में क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे। ठीक है, इसको ये मैं ऐसे शो कर देती हूँ, ये आपकी हो गई ये। ठीक है, तो अब इससे आप क्या देख पा रहे हो कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये जो नेचर होता है ना कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो डायरेक्शन में बढ़ रही है। ठीक है, तो इस नेचर को कहते हैं ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, अभी एक मैथमेटिकल प्रूफ होगा छोटा सा, जिसमें मैं आपको ये प्रूफ करवाऊंगी कि ये जो है परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, या इनका ट्रांसवर्स नेचर होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैथमेटिकल नेचर देखते हैं कि कैसे करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस, ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस फॉर विल डिराइव स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशंस का डेरिवेशन और इनकी प्रूफ, बेसिकली प्रूफ है, देयर इज नो डेफिनेशन। तो जो इनका प्रूफ है, चार आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। जैसे कि आपके मैकेनिक्स में होते हैं न्यूटन्स लॉ के 3 लॉज होते हैं न्यूटन्स के, तो वैसे ही आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए होते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं। ये जो चारों आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं, इनके प्रूफ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम उनका यूज कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो उसमें मुझे हेल्प चाहिए। ठीक है, एक हमने टर्म यूज करी है डी। डी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी डिस्प्लेसमेंट तो लेट अस स्टार्ट द मैथमेटिकल पार्ट। मैथमेटिकल पार्ट के लिए हमें मैक्सवेल इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। हम उसको यूज करते हुए हम अपना डेराइव करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम नेचर बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, जो मैक्सवेल इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बेसिक इक्वेशन होती है उसी तरीके से होती है जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होते हैं हमारी मैकेनिक्स में। ठीक है, तो वैसे ही अब जो हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं इनके प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आज हमें इस वीडियो में जरूरत है हमें टॉपिक की डेरिवेशन के लिए, टॉपिक के प्रूफ के लिए, तो हम उसका यूज करेंगे। मैं आपको डायरेक्टली जैसे बताती जाऊंगी कि ये मेरी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं और यहाँ पे हमने टर्म यूज करी है डी, विच इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी उसका यूज है तो आप डायरेक्टली समझ लीजिए कि क्या होता है और कैसे हमें इसको डेराइव करना है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टर्म यूज करी है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपने पढ़े होंगे कि इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। इंसुलेटर और कंडक्टर की तरह एक और टर्म होता है, एक और मटेरियल होता है जिसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो मीडियम होता है जो ऑलमोस्ट इंसुलेटर की तरह होता है, बट उसके अंदर थोड़ा बहुत करंट या थोड़ा बहुत जो है उसके अंदर प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं कंडक्टर की। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम। जो हमें अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हम उसके ऊपर डालेंगे, जैसे मान लो हमने उसके ऊपर या हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है या हमने उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ किया है, तो उसमें जो है वो चेंज होगा। ठीक है, इट इज नाइदर एन इंसुलेटर नॉर अ कंडक्टर। वो पूरा कंडक्टर भी नहीं है, वो पूरा इंसुलेटर भी नहीं है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है कि वो अपनी बेसिकली मोर ऑफ इंसुलेटर है और इट कैन बिहेव एज अ कंडक्टर ऑल्सो, बट बहुत ही थोड़ी प्रॉपर्टीज के साथ बिहेव करेगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक एग्जाम्पल देखती हूँ। मीका एक एलिमेंट होता है
MICA, ठीक है, मीका की थिन शीट आपने किया होगा अपने कैपेसिटर्स में, अपने कैपेसिटर वाले एग्जाम्पल जब आपने किए होंगे, न्यूमेरिकल्स किए होंगे अपने 11th या 12th क्लास में, तो आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी मैक्सवेल इक्वेशंस फ्री स्पेस में या डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कैसे होंगी। मैं अभी जो आपको डराइव करवाऊंगी, मैं जो अभी आपको हम लेकर आएंगे कि हम कैसे कैसे हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, वो मैं एक नॉर्मली डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए फॉलो करूंगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फॉलो करते हुए मैं कहां तक पहुंची हूं। उसके बाद डायरेक्टली अब मैं रिजल्ट्स में चेंज कर सकती हूँ कि अगर मेरा फ्री स्पेस होगा तो मेरी क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी हम डिनोट कर देंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में म्यू है और फ्री स्पेस में म्यू नॉट है। फ्री स्पेस मतलब एयर या वैक्यूम, ठीक है, तो इसमें हम म्यू नॉट से डिनोट कर देंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि मेरी मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है। प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस, कर्ल ऑफ E इज माइनस डेल बी बाय डेल टी, B इज माई मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल ऑफ H मैंने आपको बताया था क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है। कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J प्लस डेल D बाय डेल टी। D मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, और J मेरा क्या है, करंट डेंसिटी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने एक जब एग्जांपल किया था मैकेनिकल फोर्स ऑन कंडक्टर, जब मैंने किया था तो मैंने बहुत सारे करंट लिए थे, करंट एलिमेंट्स, जिनको मैं बोल रही थी कि ये है करंट एलिमेंट, करंट डेंसिटी एलिमेंट है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, करंट डेंसिटी। डाइवर्जेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज रो, ठीक है। मेरा रो क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी। जैसे कि मैंने लीनियर डेंसिटी को लैम्डा बताया, ठीक है, सरफेस डेंसिटी सिग्मा बताया, वैसे ही वॉल्यूम डेंसिटी रो। डेल डॉट बी इज 0, ये हम ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। तो ये जो चारों होती है ये होती है हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस। अगर इन्हीं को मैं इलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कंसीडर करूंगी तो क्या चीज मेरी चेंज होगी, जो बी होगा अब इसमें वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू एच के इक्वल हो जाएगा। म्यू जो है वो क्या है, परमिएबिलिटी है, किसकी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। क्योंकि मीडियम अगर मेरा एयर होता तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट में कर सकती, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। डी मेरा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई। रो मेरा 0 ही रहेगा, रो मेरा 0 हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे मेरा रो क्या हो जाएगा 0, और करंट डेंसिटी भी मेरा क्या हो जाएगा 0। तो ये सारी कंडीशंस जब मैंने अप्लाई करी तो मेरी यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे इनमें अप्लाई किया है तो डेल क्रॉस इज माइनस म्यू डेल एच बाय डेल टी। डेल आपका कर्ल ऑफ एच आ गया एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। कर्ल डाइवर्जेंस ऑफ ई 0 एंड डाइवर्जेंस ऑफ एच इज 0। तो अब ये वाली चार इक्वेशंस को यूज करके हम आगे की अपने स्टेप्स फॉलो। सो अब हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशंस अलग अलग, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब हमने चार इक्वेशंस लिख दी थी, मैक्सवेल की इक्वेशंस लिख दी थी, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। अब उसमें से एक इक्वेशन में हमने क्या किया, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स। ये वाली जो इक्वेशन आपकी थी इसमें मैंने क्या किया है, कर्ल लेना है दोनों साइड। यहाँ पे मैंने कर्ल लिया, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने इसको कर्ल लिया। अब ये वाली जो चीज है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी माइनस म्यू डेल बाय डेल टी। इसको मैं अंदर ले जाती हूँ तो ये डेल क्रॉस एच हो गया, कर्ल ऑफ एच हो गया, ठीक है। अब ये जो चीज है आपकी, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये हमें यूज करना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए हमने इसमें वैल्यूज पुट करके हमने इसको कंसीडर किया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमने इसको यूज किया और यहाँ पे हम ले आए हैं, ये वैल्यूज आ गई है माइनस, फिर ये आपका ये कौन सा होता है, लैप्लेशियन होता है, इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल बाय डेल टी। दिस इज एज इट इज। नाउ ये जो चीज है, अब डाइवर्जेंस ऑफ ई मेरे मैक्सवेल इक्वेशंस में ही एक इक्वेशन थी, थर्ड या फोर्थ थी, उसमें क्या था कि डाइवर्जेंस ऑफ ई मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई बाय डेल एल। अब मैंने यहाँ पे जो क्या किया, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे ये जो क्या है, मैंने मैक्सवेल इक्वेशंस यूज करते ही मैंने क्या किया है, यूज करा है अपना कर्ल ऑफ एच की वैल्यू। कर्ल ऑफ एच क्या था, एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। ये वैल्यू पुट करी, यहां से माइनस कैंसिल हो गया, मेरी
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के टर्म्स में मेरी इक्वेशन ये आ गई है, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के टर्म्स में टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स, ये वाली इक्वेशन के कर्ल लिया है दोनों साइड, सेम स्टेप्स फॉलो करे हैं, सेम इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर ये नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया, ये इसको कांस्टेंट को, ये जो मेरा चीज है इसको मैं बाहर ले आई हूँ, डेल बाय डेल टी, और ये क्या बच गया कर्ल। अब कर्ल ऑफ ई मेरा यहाँ पे क्या था, ये भी मेरी एक मैक्सवेल इक्वेशन थी, तो मैंने ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दी है, यहाँ पे ये माइनस है, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जीरो है, ठीक है। तो डेल टू एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट म्यू डेल टू एच बाय डेल टी। तो ये जो है ये मेरा आ गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस, अब आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों इक्वेशंस किसकी तरह लग रही हैं। जो मेरी एक जनरल वेव इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये होती है, ठीक है। इसको मैं इधर ले जाऊंगी, माइनस ले जाऊंगी तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कुछ इसी तरह की फॉर्म बन जाएगी दोनों, ठीक है। कंपेयर करो, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम फॉर्म की है और ये भी इसके सेम फॉर्म की है, तो मेरा सी की वैल्यू क्या आएगी, मेरा सी बाय कंपेयरिंग आएगा म्यू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, ठीक है। ये मेरी, और मेरा सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये मेरी जनरल वेव इक्वेशन होती है, जनरल वेव इक्वेशन, ठीक है। इसको कंपेयर किया, आपको सी की वैल्यू मिल गई है। अब हमने देख लिया है कि हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स की इक्वेशंस क्या क्या हैं। अब इन इक्वेशंस को यूज करके हम प्रूव करेंगे या हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। तो लेट अस स्टार्ट। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सपोज अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। हमने क्या कंसीडर किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो then the values of electric field vectors and magnetic field vectors, that is E and H, will be constant on any plane parallel to YZ plane। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जा रही है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, ठीक है। ये आपकी वाई हो गई, ये आपकी एक्स है और ये आपकी जेड है, ठीक है। तो क्या बोला है कि then the values of electric field vectors E and H will be constant on any plane parallel to YZ plane। ये क्या है मेरा, YZ मेरा ये वाला प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन के पैरेलल जितने भी प्लेन्स होंगे, जैसे ये वाला एक हो गया, ठीक है, यहां पर, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी वैल्यू जो है वो क्या होगी हमारी, पैरेलल टू प्लेन YZ प्लेन, दैट इज ये जो होगा मेरा सिर्फ इधर ही होगा, जो भी वेरिएशन होगा, बाकी जो YZ प्लेन में है वो सारी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। फॉर एग्जांपल डेल ई वाई अपॉन डेल वाई, मतलब क्या है इसका, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके तीन कंपोनेंट होंगे, ई एक्स, ई वाई और ई जेड। तो इसमें जो ई वाई कॉम्पोनेंट है, ठीक है, जो ई वाई कॉम्पोनेंट है, मतलब कि ई वाई मतलब ऊपर की तरफ होगा, तो उसका जो चेंज होगा वो y के रिस्पेक्ट में, मतलब y एक्सिस में क्या होगा, जीरो होगा, उसके रिस्पेक्ट में ये, ठीक है, अपने आप नहीं, उसके रिस्पेक्ट में। सिमिलरली वेरिएशन ऑफ ई वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड डायरेक्शन में ई वाई क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली जेड जो आपका कंपोनेंट है वो y में और z में क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये क्या है, E एंड H विल बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो ऑन एनी प्लेन, ठीक है, किसी भी प्लेन पे। अब ये जो मान लो ये जो प्लेन है, इस प्लेन पे एक y पॉइंट होगा, एक z पॉइंट होगा, तो जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, जीरो। सिमिलरली H के लिए भी मेरी यही कंडीशन होगी। अब फ्री स्पेस में मेरा डाइवर्जेंस ऑफ E क्या होता है, जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ E का मतलब क्या है, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो EX कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स डायरेक्शन के या एक्स कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में। तो इन सबका सम क्या होगा, जीरो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये वाली जो चेंज है, ये वाली जो वैल्यूज है, ये मेरी यहां से क्या है, जीरो, तो इसका मतलब क्या है, ये भी मेरी जीरो आ गई है। तो इसका मतलब क्या है, और सिमिलरली मेरी ये वाली चीज भी जीरो आ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा EX है विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो चेंज हो रहा है वो जीरो, मतलब तो कि ये चीज क्या है, ये भी मेरी
कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मेरी वैल्यूज हैं इसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट नहीं हो रही है, ठीक है, बढ़ नहीं रही है, वो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, वो वहीं की वहीं रुकी हुई है, ठीक है। मतलब अगर ये वैल्यू यहां पर है तो यहीं की यहीं है, इधर प्रोपेगेट नहीं, बल्कि चेंज किधर हो रहा है मेरा, ऊपर या नीचे की तरफ, या z डायरेक्शन में किसका होगा हमारा, h का, और y डायरेक्शन में चेंज किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आगे प्रोपेगेट नहीं कर रही है x डायरेक्शन में, बल्कि वो क्या हो रही है, अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे, जैसे या तो ये इधर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी ऑसिलेट कर, ठीक है। सिमिलरली अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये z डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या था, डेल एक्स अपॉन एल एक्स, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एच एक्स अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना कि यहाँ पे जो वेरिएशन है ई एक्स कॉम्पोनेंट का, वो किसके साथ है, एक्स के साथ है, y या z के साथ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x कॉम्पोनेंट जो है मेरा वो x एक्सिस पे उसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिर या h के लिए है। अब टाइम वेरिएशन ऑफ ex एंड hx, ये मेरी क्या है, मैक्सवेल इक्वेशंस है। कंपेयरिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसका मतलब क्या है कि डेल, ये जो आपका क्या है, ये कर्ल ऑफ ई है, कर्ल ऑफ ई कैसे निकालते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो कर्ल ऑफ ई के जो एक्सप्रेशंस होंगे वो इसमें भी क्या होगा, इसमें एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई होगा, एक जेड होगा, या कह सकते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। सिमिलरली ये जो होगा इसमें भी क्या आएगा, जब हम कर्ल ऑफ ई निकालेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो उन सबको कंपेयर करें, आई कैप वाले कंपोनेंट को आई कैप के साथ करेंगे तो मतलब क्या है, एच एक्स, ठीक है। ये वाला कैसे आया, कर्ल निकालने पर। कर्ल मैं आपको बता दूं कैसे निकालते थे, आई जे के, ठीक है, यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, और ई के मेरे कंपोनेंट क्या होगा, ई एक्स, ई वाई और ई जेड, ठीक है। इसका हम डेट निकालते थे, तो ये हमारा कर्ल ऑफ ई निकलता था। तो ये कंपोनेंट्स मैंने कंपेयर करे तो मेरी आ। अब ध्यान देना, ये वाले जो कंपोनेंट्स है, ई जेड का ई वाई के रिस्पेक्ट में, ई वाई का ई जेड के रिस्पेक्ट, ये मेरे कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, दोनों जीरो। x का z के रिस्पेक्ट में हमने कुछ नहीं किया था और z का x के रिस्पेक्ट में हमने कुछ नहीं किया था, हम नहीं जानते कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ ये, तो ये दोनों जीरो हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा जीरो। यहाँ पे देखो अप्लाइंग कंडीशंस, कौन सी वाली कंडीशंस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये कांस्टेंट है तो क्या क्या जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये आ गया, सिमिलरली आपका डेल एक्स अपॉन डेल टी भी क्या आ जाएगा, जीरो। अब आपकी ये दोनों चीजें टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो है, और हमारा क्या जीरो था, ये जीरो है और ये जीरो है। तो इन दोनों को देख के क्या पता चल रहा है कि जो मेरा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जो EX और HX है, वो स्पेस मतलब वो x और t के साथ वेरी नहीं कर रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, बेसिकली ऑसिलेटरी नेचर। अब ऑसिलेटरी नेचर मैं आपको कैसे शो करके दिखा सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी x, ये y और ये z, ठीक है। तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो कैसे होंगी, जैसे ये इधर, ठीक है, फिर इधर, ठीक है, ये ऐसे, इसको थोड़ा सा, फिर बेसिकली ये ऐसे नेचर होगा आपका, ठीक है। ये इसी पाथ पे जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऑसिलेट नहीं करेगी कभी भी, ऐसे या ऐसे ऑसिलेट नहीं करेगी, वो कैसे करेगी, y में या y डैश में, ठीक है। तो मतलब बेसिकली y जो है उसी में ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी अपनी ही जगह पे हर कंपोनेंट, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो नेचर क्या है, वो ट्रांसवर्स नेचर है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ठीक है। ये सारा आपको प्रूफ बता दिया गया है, ठीक है। इसके बाद छोटी सी स्टेटमेंट और है जिसमें हम ये शो करेंगे कि ये तीनों जो है ये परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। लेट अस सी, सो लेट अस प्रोसीड to the last part, that is that both are perpendicular to each other, that is E and H. Let E lies along x y axis. हमने क्या कंसीडर, x एक्सिस के along कुछ भी चेंज नहीं कर रहा था, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। y भी चेंज, सॉरी E भी चेंज नहीं कर रहा था, H भी चेंज नहीं कर रहा था। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो मतलब क्या है, ई वाई कॉम्पोनेंट जीरो तो नहीं है क्योंकि वो उसके अलॉन्ग वेरी कर रहा है। तो जीरो क्या है मेरा, ई जेड और ई एक्स। यूजिंग इक्वेशन, अब इक्वेशन ये वाली मेरी कहां से आई है, ये मेरा था जो मैंने कर्ल ऑफ ई निकाला था ना, और इसमें ये कौन सा, वाई कैप वाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कौन सा, वाई कैप वाला, सॉरी जे कैप वाला कंपोनेंट। ठीक है, कि ये जे कैप मतलब वाई वाला, तो डेल एच वाई अपॉन डेल टी, और इधर जो मेरा कर्ल करके आया था अभी इससे पहले वाले में मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो ये आपका इसके इक्वल आ गया। अब ई एक्स और ई जेड क्या है, जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, तो डेल एच वाई बाय डेल टी जीरो हो गया। अब डेल एच वाई बाय डेल टी जीरो का मतलब क्या है कि जो एच वाई है, मतलब जो मेरा एच कंपोनेंट है, वो जो उसका वाई कंपोनेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अब ये वाली जो कंडीशन थी ये मैंने आपको सबसे पहले बताई थी जब मैंने स्टार्ट किया था कि ठीक है, क्योंकि x में नहीं है और जो y का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू h है वो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो x के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या है कि नो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑल्सो, तो x के और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अब मेरा ई वाई है वो जीरो नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसका वेरिएशन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑसिलेटरी नेचर तो नहीं है। ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट है जो लाई करेगा वो कहां लाई करेगा, किस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में लाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं, वी कंक्लूड दैट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक वेक्टर इज ई वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस एंड h वेक्टर विल बी अलोंग z एक्सिस। ठीक है, z एक्सिस के अलोंग होगा क्योंकि x वाले कंपोनेंट और y वाले कंपोनेंट दोनों क्या है, जीरो हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन जो है वो क्या हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो हो गया। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में जीरो हो गया। ठीक है, तो अब इन दोनों रिलेशन से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो दोनों है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट था, ये भी मेरा कहां से आया है, कर्ल से आया है मेरा। ठीक है, लीव इट बिकॉज आपको जरूरत नहीं है। तो ये मेरा एक रिलेशन शो कर रहा है, क्या कर रहा है कि अगर ई वाई वेरी कर रहा है, यहाँ पे तो ई वाई वेरी कर ही है, जीरो नहीं है, चेंज हो रहा है, तो मेरा एच जेड भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर, और ये जो मेरा एच वाई है ना, जो मेरा टाइम के रिस्पेक्ट में और स्पेस के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रहा था, वो मेरा क्या है, एच वाई को मैं जीरो कंसिडर कर सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने ओरिजिनली क्या कंसिडर किया कि मेरी वाई एक्सिस में कौन सा है, ई है, एच नहीं है। इस रिलेशन से मैं शो करूंगी कि जो मेरा ई वाई है वो वेरी कर रहा है, तो मेरा ये भी वेरी करेगा। ठीक है, तो इट मींस अगर ई इज अलोंग एक्स वाई एक्सिस तो एच इज अलोंग जेड एक्सिस, दैट इज दे बोथ आर परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थी वो वेव्स जो थी वो कौन से डायरेक्शन में थी, एक्स एक्सिस में थी। कौन सी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो थी। ठीक है, तो अब ये परपेंडिकुलर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्शन। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन और क्या होती है। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली मैथमेटिकल पार्ट आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका जो थोड़ा थ्योरी टाइप्स है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पार्ट जैसे आपको टू द पॉइंट लिखना है, आपको इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। एग्जाम में ये 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से देखना है, समझ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स करेंगे। ठीक है, टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन लेन फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।